वेलकम यू अगेन। इस सेशन से स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक्स फॉर लोअर पीसीएस। देखिए, आपका लगभग इसमें जो पूछने का स्कोप है वो 34 मार्क्स का है, तो बहुत अच्छा वेटेज है। ठीक है, यहाँ पे लैक नहीं करना है। तो इसके लिए आपके दो लेक्चर आएंगे, एक ये है, फर्स्ट है, इसके बाद एक सेकंड आएगा। ठीक है, क्योंकि जो बार ग्राफ है या फिर ग्राफ स्टैटिक्स का जो राइटिंग वाला पार्ट है उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो हम सेकंड में लेके आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को आपने प्रिपेयर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका जो भी सिलेबस है ऑफिशियल, आप उसको एक बार देख लीजिए। अकॉर्डिंगली जो भी उसमें मेंशन है उसको टिक कीजिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए इसमें आपका पीडीएफ इंपोर्ट करते हैं। अड्डा 247। ठीक है, इसके पीवाईक्यूज इजीली कहीं पे प्रोवाइड होते नहीं है। तो चलिए, ये तो देखिए ग्राफ वाला पोर्शन है आपका, इसको बाद में देखते हैं। ये पीवाईक्यूज हैं, दो पूछे हुए थे। हाँ, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, इंग्लिश में है, हिंदी में भी आपको अगर आप चाहेंगे तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। कुछ वैसा ऐसा स्कोप भी नहीं है। देखिए, पहला आपका टॉपिक है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा थ्रू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर अगला आएगा कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो ये एक टॉपिक रहेगा आपका, एक ये वाला है। दो, देन ग्राफ एंड डायग्राम अलोंग विद करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन, तो एक आपका ग्राफ और डायग्राम वाला रहेगा और इसके एप्लीकेशन का एक पार्ट। तो लगभग देखिए 1 2 3 4, ये चार आपके मेजर मेजर टॉपिक है। ठीक है, 3 4। पहला आपका, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आप सेंट्रल टेंडेंसी समझ लोगे तो आपका ये पूरा पोर्शन हो जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस टेंडेंसी में क्या है, तो आप जो पढ़ते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, यही तीन चीजें हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो जाए कि हमें डिस्कस क्या करना है इस सेशन में, ताकि जिसने अगर पहले इसको किया हुआ है आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो, बाकी लेक्चर देख लेना, इसको स्किप कर देना, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये जो पोर्शन आएगा आपका, ये राइटिंग वाला सेक्शन रहेगा। ठीक, तो उसमें आपको समझाना भी है कि आपको कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, वो सारी चीजें। एक और एडिशन है, आप देखिए सिलेबस में लगभग आपके कितने मार्क्स का ये रहेगा, तो 34 मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, अभी आप देख सकते हैं, चाहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके गवर्नमेंट ने या फिर जो कमीशन है उसने दिया हुआ है 34 नंबर रहेंगे। तो 34 में ऐसा तो नहीं है कि सारे 7 मार्कर या फिर जो 4 नंबर के हैं वो पूछ लेगा या 10 मार्कर पूछेगा। 10 नंबर का एक क्वेश्चन प्लस एक और 10 का पूछ सकता है, पूछेगा ही यहाँ से, और बाकी दो साथ साथ के पूछ लेगा। ठीक है, 10 20 27 और 34, ये आपका 34 होता है इस हिसाब से। अब इस 10 में क्या पूछ सकता है आपसे, तो ऑब्वियसली ग्राफ तो एक यहाँ से पूछेगा ही। ठीक, तो हो सकता है एक ग्राफ को आपसे एक्सप्लेन करवाए, डिकोड कराए, और दूसरे में आपको डेटा प्रोवाइड करे और आपसे बोले कि आपको ग्राफ बनाना है। इसी तरीके से पूछ सकता है, और बाकी ये जो मीन मोड मीडियन है ये इसमें पूछ लेगा। ठीक है, लगभग इसी तरीके से पूछेगा। हाँ, कुछ वेरिएशन आ सकते हैं कि हो सकता है दिमाग में 7 मार्कर में आपसे ये पूछ ले, तो वो इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये दो तो आपके फिक्स रहेंगे। इसमें मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन कोई एप्लीकेशन वो सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अभी देखिए, इस पे बाद में जाना है हमें।
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन। तो पहली चीज तो आपको मीन, मोड, मीडियन ये निकालने सीखने, कैसे निकालते हैं इसको। दूसरा, इनकी डेफिनेशन, डेफिनेशन मीन्स इनके बारे में, इनके पॉजिटिव, इनके नेगेटिव, लिमिटेशन, क्योंकि हो सकता है आपसे 7 मार्कर में इसके कॉन्सेप्ट ही पूछ ले डायरेक्ट कि आप बताइए इसमें तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, या फिर इनकी क्या लिमिटेशन है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से जो भी पूछेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, इस पे आएंगे अभी हम एक्सप्लेन, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बताऊं, सपोज ये है आंकड़ों का सरलीकरण, मीन्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। तो चलिए पहले इसी को समझते हैं। मीन, मोड, मीडियन, हिंदी में आपको पता है मीन, मोड, मीडियन। मीन, मीन क्या होता है? तो मीन पहले आप सिंपल वन लाइन में इसको याद रखो ताकि आप कंफ्यूज बाद में आपको नहीं होना पड़े। मीन का सिंपल मीनिंग है एवरेज। अब जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो इजी है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी चीजें दी हुई है उन सब का टोटल करो प्लस वो कितनी बार है उससे डिवाइड करो, आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज 5 नंबर है कोई, 2, 8, 7, 5, 4, ठीक है, ये नंबर है। आपको इसका एवरेज निकालना है, एवरेज मीन्स मीन, मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4, तो 8, 10, 17, 22, 26, टोटल आपका होता है 26। कितनी बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5, 25, 1, 2, ठीक है, 5, 10, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। मेन आंसर नहीं है, मेन आपको निकालना कैसे है। अब इसी से आपकी एक डेफिनेशन ड्राइव होती है, मीन। चलिए, मीन, मीन मीन्स एवरेज, हिंदी में औसत। ये कैसे आप निकालते हो, तो मैंने आपसे 5 नंबर आपको दिए, आपने उन सबको टोटल किया, टोटल को क्या बोलते हैं, सम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन्स वो जितने भी नंबर थे उनको हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि उन सबका सम प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वो कितने नंबर थे एक्चुअल में। बस इसी से आपका निकल के आ जाएगा, सिंपल डेफिनेशन। ये मुश्किल से ही पूछेगा आपसे, नहीं पूछने वाला, क्योंकि इतना कोई छोटा क्वेश्चन आपसे शायद ही पूछे। आपको फिर भी समझना है कि मीन क्या है, एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, इसके लिमिटेशन पे आएंगे। ठीक, अब मीन के बाद देखते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, अब विजिबल होगा शायद। ठीक है, अब देखते हैं मीडियन। मीडियन, अब आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन किसी भी चीज का आप कैसे निकालते हो, सिंपल है, कुछ इसमें भी ऐसा ज़्यादा टफ नहीं है। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, सपोज 2 है, 3 है, 5 है, फिर 2, फिर 8, फिर 9, फिर 6, फिर 7, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, तो पहला काम आपको जो करना है, फर्स्ट स्टेप, इन सबको आपने असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लगा लेना है। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 2 है, 2 के बाद फिर इससे 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। इसके बाद ये 3 है, ठीक, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद देखिए 8 नहीं लिखना है, यहाँ पे 6 है, 6,
फिर 7, फिर 8, देन 9, इस तरीके से। ठीक, अब आपको इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन देखिए कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यमिका या माध्यम, माध्यमिका ही बोलते हैं। मीका स्पेलिंग एक बार हिंदी में शायद गड़बड़ हो जाए, ठीक है। अभी उस पे पीडीएफ में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, बढ़ते हुए क्रम में आपने इसको अरेंज किया। ठीक, माध्यम, माध्यम मीन्स मध्य का, जो बीच में है। तो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, तो ये 4 हुए, और ये भी आपके 4 ऑब्जर्वेशन हुए। ये 4 है, ये 4 है, तो इसके बीच में तो कुछ नहीं है। फिर आप क्या करोगे, एक दूसरा लेते हैं इसी में। सपोज मैं एक डिजिट इसमें से हटा देता हूँ, तो ये 2 सपोज नहीं था, तो अब इसको निकाल के देखो कैसे निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको बीच का नंबर पकड़ना है, तो चलिए ये इधर से हमने 3 छोड़ दिया, इधर से 3 छोड़ा, इधर से 3 छोड़ा, इधर से 3 छोड़ा, बीच में आया 6, आपका मीडियन आया 6। 6 यहाँ पे नहीं निकल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये ओड नंबर निकल के आ रहा है आपका। क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 7 है, 7 को हम n बोल सकते हैं। ये क्या है, ओड है। अगर ओड है तो आपके लिए इजी है। जैसे 5 है, तो 5 को 2 में और 2 में डिवाइड आपने किया, बीच का जो नंबर है वो आपका मीडियन आया। ठीक, सपोज 5 ही है, तो 5 में क्या मीडियन आएगा, तो 1 2 3 4 5। अब 2 आपने ये छोड़े, 2 बीच के इधर ये छोड़े, देन आपका बीच का आया 3, 3 आपका मीडियन है। तो ये भी इजी हुआ क्योंकि ये ओड नंबर था। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ये है इवन नंबर। ठीक है, अब इसको रिकंसिडर करते हैं कि ये 2 सपोज यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 आया, ये इक्वली डिवाइड हुआ, बीच में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बीच वाला नंबर निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है भाई, 4 नहीं है तो हम 3 इधर से छोड़ते हैं और 3 ही इधर से छोड़ते हैं। ठीक, बीच में बचे आपके 5 और 6। ठीक, अब 5 प्लस 6, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 6 5 11, 11 को आपने डिवाइड किया 2 से, 5.5। मोड, मोड क्या है, मोड कुछ है सिंपल सा, लेकिन एक बार आपको समझना इसको जरूरी है। ये क्या होता है, ऑब्जर्वेशन पे होता है, कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करता है। सपोज कोई डेटा इन ए सेंस आपका हो सकता है हेल्थ, एजुकेशन। चलिए क्वेश्चन से ही देखते हैं डेटा। अच्छा चलिए, डेटा में आप लिख सकते हैं, सपोज कहीं पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल का ही डेटा है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसमें क्या है, सपोज कुछ बच्चे हैं 2 साल के, 5 बच्चे हैं लगभग 2 साल के। ठीक, फिर 8 साल के भी हैं 2 बच्चे, फिर 6 साल के हैं 3, फिर 5 साल के हैं 2। ठीक है, तो ये आपने कहीं सर्वे किया, इस हिसाब से कुछ बच्चे या कुछ लोग, लोग तो ये नहीं होंगे, इतने साल के तो बच्चे ही होंगे, तो ये निकल के आते हैं। ठीक, आपने इसका मोड निकालना है। तो मोड में आप क्या करोगे, सिंपली यहां पे आप लिखते हो फ्रीक्वेंसी, मीन्स कितनी बार आए। यहां पे आपने लिखा नंबर, सपोज 1 2 3 4 5, तो जो नंबर है 2, ये आता है 5 बार, 5 बार इसकी फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही 2 के बाद आप देखते हो उसके आगे है सबसे 5,
तो 5 एक नंबर है जो आता है सिर्फ 2 बार, ठीक, तो ये भी होता है। फिर 6 है, ये आता है 3 बार, ठीक। देन 8 है, इसके बाद 8 आता है 2 बार। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 5 ये है, ठीक है, तो आपका मोड क्या आ जाएगा 2, मोड इज इक्वल टू 2। बस इतना सिंपल सा है, मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन। हिंदी में इसको एक बार समझ लेते हैं, मीन मोड मीडियन। मोड में क्या किया आपने, फ्रीक्वेंसी लिखी प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक टेबल बना ली आपने ताकि जो डेटा है उसको सही से इंटरप्रेट कर पाए। ऐसे ही मीडियन में आपने ऑब्जर्वेशन काउंट किए और उसका आपने डिवाइड बाय 2 करके आंसर निकाल लिया, ठीक। तो माध्यम मीन, माध्यमिका मीडियन और बहुलक बोलते हैं मोड को। तो ये भी आपको समझ में आया। अब इस न्यूमेरिकल को चलिए एक बार सोल्व कर लेते हैं। इसी से आप सोल्व कर सकते हो, कुछ इसमें ज्यादा ऐसा है भी नहीं। अच्छा चलिए ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका आंसर बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मीन मोड मीडियन। कमेंट सेक्शन में बता देना माध्यम क्या होगा, माध्यमिका क्या होगी और बहुलक क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसी में मैं आपका आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। आपको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देन आपको जो मेन समझाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन की ज्यादा चांस है कि ये पूछेगा आपसे। मीन मोड मीडियन वो एक पूछने लायक क्वेश्चन है वो भी, लेकिन वो ग्राफ इन सब पे ज्यादा जाएगा। न्यूमेरिकल टेंडेंसी आपसे शायद ही उतना पूछ पाए, क्योंकि ये डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है, इसमें उसको न्यूमेरिकल पूछने में भी थोड़ा सा चैलेंज रहता है। तो अब देखिए ये है क्या, सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, मीन मोड मीडियन डेटा। आजकल आप देखो डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट और डेटा ड्रिवन पॉलिसी, हर चीज में डेटा 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 चल रहा है। तो उस डेटा को पहले तो आपको एक बार इंटरप्रेट करना सीखना है कि अच्छा ये ग्राफ वगैरह है, उस ग्राफ को मुझे इंटरप्रेट करना है कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। दूसरा कि कुछ कहीं पे आपको कोई स्टडी करनी है, उस स्टडी आपने की कहीं पे, सपोज न्यूट्रिशन की आपने स्टडी की, हेल्थ की आपने स्टडी की, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की स्टडी की, तो उस स्टडी को करके आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। उस डेटा को आपने एक कॉन्क्रीट वे में, ग्राफ में या फिर मीन मोड मीडियन, इन सब में रिप्रेजेंट करना है। तो दो ही काम है, आप या तो डेटा कहीं से एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपने निकाले, आप ग्राउंड पे गए हो, वहां से आपने डेटा कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और इसका ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ से वो आसान हो जाएगा उसको समझना। आपने सपोज अपने किसी सीनियर को पीपीटी से एक्सप्लेन करना है, तो आप सारा डेटा थोड़ी बताओगे, ग्राफ ड्रॉ किया आपने बता दिया। या फिर अगर ग्राफ है तो उससे आप डेटा इंटरप्रेट कर भी लोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक, ये सेंसस का है, सेंसस 2011। आप जो पढ़ रहे हो उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ते हो उसको, ठीक है। 1901, 1921, 1931 ऐसे करते हुए हम जाते हैं 2011 की सेंसस तक, ठीक। अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बस इस तरीके से कुछ शो करने की कोशिश करता हूं। इससे आप समझ लोगे कि अच्छा पहले पॉपुलेशन कम थी या स्टेबल थी, उसके बाद 1921 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, फिर राइज करते 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 अभी सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स आपने इतने सालों का डेटा सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन से एनालाइज कर लिया। तो यही पर्पस है कि आपके पास कुछ फैक्ट है, कोई स्टडी है, उसको आपने डेटा की फॉर्म में लिखा, उस डेटा को आपने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया, यही है स्टैटिक्स, ठीक। तो उससे होगा क्या, अब आपको मतलब उसके समझ में आ जाएंगे कि क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, ठीक। पहला पॉइंट सपोज है इसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा। तो सेंसस के कितने सारे, आपकी कास्ट सेंसस भी होनी है अभी, आपसे हेल्थ इंडिकेटर के बारे में भी पूछ सकते हैं,
आपकी एज ग्रुप की भी स्टडी होगी, बहुत सारी लिटरेसी और बहुत सारी चीज़ें आपकी एक डेमोग्राफिक जब स्टडी होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। सेंसस सपोज अभी होगी तो उसमें बहुत सारे इंडिकेटर वो पूछता है। तो इतने सारे डेटा को सिंप्लीफाई आप कर सकते हो थ्रू स्टैटिक्स। ऐसे ही अब आपने ड्रॉ भी किया, मैं आपसे बोलता हूँ कि यूपी में लिटरेसी ज़्यादा है या फिर उत्तराखंड में, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि अच्छा उत्तराखंड में ज़्यादा है, यूपी में कम है। क्यों है? क्योंकि आपने कंपैरेटिव पढ़ा हुआ है। अब आपके पास जो डेटा आया आपने उससे कंपैरिजन किया कि अच्छा हिमाचल उसके ऊपर है, उसके नीचे ये है, फिर देन यूपी बिहार ये सब आएगा। तो आप कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकते हो, ये फायदा हुआ। तो इससे क्या है, जो पॉलिसी मेकर है उनको हेल्प मिलती है कि हमें कहाँ फोकस करना है। यूपी में भी पूरा यूपी नहीं, आपका बांदा बस्ती जो नेपाल बॉर्डर से टच करता है, पूर्वांचल वाला रीजन है, वो थोड़ा सा बैकवर्ड है। वेस्टर्न यूपी ठीक है, तो वेस्टर्न पे कम हम रिसोर्स लगाएंगे, ईस्टर्न पे ज़्यादा लगाएंगे। तो इससे फ़ायदा होता है। आप जो आगे का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसको कर सकते हो, आप डिसीजन अच्छे ले सकते हो। और रिप्रेजेंटेटिव नेचर मीन्स एक आपको आइडिया प्रोवाइड करता है कि कहाँ की क्या स्थिति है और उस स्थिति का वो एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। मैं आपसे बोलता हूँ कि नेशनल लिटरेसी 73 के अराउंड है, और एक हाइपोथेटिकल है कि गोंडा में 44 के आसपास है। ठीक है नहीं ऐसा, मैं बस आपको ये दो चीज़ बताता हूँ, तो आप इससे समझ लोगे कि दैट मीन्स गोंडा में ज़्यादातर लोग अभी भी पढ़े लिखे उतने नहीं हैं। ठीक, तो अब आप अगर पढ़े लिखे हैं या आप वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ पे नौकरी करना चाहते हैं, तो आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक डेटा ने उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को, उस पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो उसमें आपको जाके अलग अलग लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है सबसे, बस आपने एक डेटा देखा कि अच्छा ये है तो ठीक है, यहाँ पे पोस्टिंग लेनी है या नहीं लेनी, कुछ इस तरीके से ही है। ये मीन्स आपको समझाने के लिए, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस समझाने के लिए था। ठीक है, ऐसे ही ये हिंदी में कि आंकड़ों का सरलीकरण हो जाएगा, समूह की तुलना हो सकती है, और विश्लेषण निर्णय लेने में सहायक प्रतिनिधित्व नेचर या प्रकृति। अब इसमें चैलेंजेस क्या है ये भी पूछ सकते हैं आपसे, जब क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा ही पूछेगा कि देखिए ये जो इग्नोर है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब एक जगह पे सपोज उत्तराखंड के किसी एक डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं, वहां पे अगर 73% लिटरेसी रेट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लगभग इतने पढ़े हुए, कुछ लोग मीन्स ज़्यादा पढ़े हुए होंगे, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। उन सब का जब हम एवरेज निकालते हैं तो ये एक फिगर आपको मिलती है। तो उसकी लिमिटेशन है कि आप एक्सट्रीम को अवॉइड कर देते हो। एक्सट्रीम को कैसे? पॉवर्टी लाइन में ही देख लो आप। पॉवर्टी लाइन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 32 रुपए से ज़्यादा खर्च करता है एक दिन में तो वो अमीर है, और 32 से कम करता है तो वो गरीब है। यही तो है बीपीएल। बीपीएल 32 रुपीज़ है शायद तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से। तो आप बताइए 33 रुपए वाला तो अमीर हो गया है और 31 रुपए वाला गरीब हो गया है, तो क्या ये रियलिस्टिक है? लेकिन डेटा के साथ ये इशू रहता है, हमेशा रहेगा। अब कोई 31 वाला है, कोई हो सकता है 2 रुपये भी कमा रहा हो या खर्च कर रहा हो, तो इन दोनों में तो ये ज़्यादा गरीब हुआ, जबकि हम काउंट कर रहे हैं दोनों को एज ए गरीब। ऐसे ये 33 रुपये वाला है, हो सकता है कोई 3 लाख रुपए वाला भी इसी में आएगा, है ना। 32 से ज़्यादा कोई कुछ भी हो सकता है, कोई 3 लाख 30 लाख भी हो सकता है। तो आप 33 वाले का कंपैरिजन 30 लाख वाले से कर रहे हो, तो ये भी एक तरह से गलत है। लेकिन ये इसकी लिमिटेशन है, आपको कहीं ना कहीं बाउंड्री तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। ऐसे ही अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, और कभी कभी मिसलीडिंग भी होता है, मींस आपको सही पिक्चर प्रोवाइड करे किसी एक पर्टिकुलर रीजन की, वो तो ठीक है, लेकिन एक रीजन में भी तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका अलग अलग। मैं आपसे बोलता हूँ सपोज देहरादून ही समझ लीजिए, देहरादून में कोई भी एक आप इंडिकेटर उठा लीजिए, ठीक, तो ऐसा नहीं कि पूरा देहरादून लगभग वैसा है,
मैं आपसे बोलता हूँ कि देहरादून रिलेटिवली एक ठंडा है, बाकी आप हरिद्वार से कंपेयर करोगे तो ठंडा है, तो पूरा देहरादून ठंडा नहीं है। ISBT, आप जो हरिद्वार रोड है उस पे जाओगे तो वो पूरा ऐसे ही है, नॉर्मल है, हरिद्वार जैसा है। आप राजपुर रोड पे या ऊपर आप जो कुठाल गेट साइड है उधर जाते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ ये थोड़ा सा ठंडा है। तो स्क्यूड रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन उसमें आते हैं। तो ये बस लिखने के लिए है, करना आपको क्या है, तो क्वेश्चन पूछेगा मीन मोड मीडियन तीनों आपने बता देने, उसकी क्या लिमिटेशन है, मेन आपसे लिमिटेशन पूछेगा या फिर आपसे इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से एक न्यूमेरिकल आपसे दे देगा ये आपको। ठीक है, कि 20 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार है, ये अंक है, इसका आपने मीन बताना है, मीडियन बताना है और मोड बताना है। तो मोड, आप मोड में क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन सबको लिख लोगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको आप आंसर टिक कर दोगे। मीन, एवरेज, मीडियन भी आप निकाल लोगे n/2 या फिर n+1/2 से। तीनों चीजें समझ में आई? समझ में आई तो आप बताइए आगे फिर। चलिए, बाकी तो ग्राफ वाला रहेगा, उसको हम बाद में ही देखते हैं। कुछ ये आपके उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपको कर रहे हैं, जैसे कल्याण सिंह रावत, सच्चिदानंद भारती, ठीक, एक स्कीम है देवभूमि, ऐसे ही शीतला खेत मॉडल। ठीक, तो इससे हम समझाएंगे, आपको बताएंगे इस पे। फिलहाल क्योंकि ये इसमें मर्ज हुई है PDF, तो ये आपको शो कर रहा है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, ये वैली है 3, हमारी विरासत, ये कुछ पूछा हुआ है। चलिए, तो इन सबको रेगुलर बेसिस पे अब डिस्कस करेंगे। कल आपके स्टैटिक्स खत्म करेंगे, देन फिर हम बाकी जो करंट की टॉपिक है उस पर भी चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको सही लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ इसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ एरर है, कुछ भी इशू है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो।